नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर एक रिहायशी इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग मालिक सपा विधायक का बेटा हिरासत में ले लिया गया है और इस हादसे में बुधवार की सुबह करीब 6 बजे तक 14 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है और सुबह करीब 11 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दो और महिलाओं को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि इमारत गिरने से दो महिलाओं की मौत भी हो चुकी है और इसके बाद राजधानी लखनऊ में तेज हवा और बारिश भी शुरू हो गई है। इमारत गिरने के बाद पूरा जो इलाका है आसपास का वो खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए मोहम्मद तारिक और नवाजिश ने 27 अक्टूबर 2009 को आवेदन किया था। इस आवेदन में इन दोनों का पता 19 नादिर अली बिल्डिंग दिल्ली रोड मेरठ दर्ज है, लेकिन नक्शा मानक के अनुसार न होने के चलते निरस्त कर दिया गया था। बिल्डर ने इनका एरिया 361.31 वर्ग मीटर जबकि टोटल कवर्ड एरिया 504.70 वर्ग मीटर दिखाया था, लेकिन मानक को देखते हुए एलडीए ने 2009 में ही इस नक्शे को निरस्त कर दिया था और इसके बाद बिल्डर ने 24 मई 2010 को कंपाउंडिंग नक्शा एलडीए में दाखिल किया, लेकिन इससे बिल्डर ने कुछ तथ्यों को छुपा लिया। फिलहाल एलडीए अभी भी इससे जुड़े अन्य दस्तावेज जुटाने में जुटा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर इमारत गिरने के बाद हुए हादसे में अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दूसरी ओर लखनऊ आयुक्त और एलडीए के उपाध्यक्ष रोशन जैकब ने इस हादसे के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। यजदान बिल्डर्स के साथ ही लखनऊ की अवैध इमारतों की पहचान की जाएगी। सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शाजिद मंजूर के बेटे नवाजिश और तारिक पर एफआईआर के निर्देश भी दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सपा विधायक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ आयुक्त ने अधिकारियों से यजदान बिल्डर्स और उनके मालिकों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यजदान बिल्डर्स की लखनऊ में बनी हुई बिल्डिंगों की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद अवैध निर्माणों पर तत्काल एक्शन होगा और उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। इस कार्रवाई के लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि तुरंत फैसला किया जाएगा। इन निर्देशों के मिलने के बाद एलडीए के वीसी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। निर्देशों के बाद एलडीए की पूरी टीम कार्रवाई में जुट गई है। शहर में दोपहर तक यजदान बिल्डर्स की बनी हुई अवैध निर्माण वाली इमारतों की पहचान करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सूत्रों के अनुसार गोमती नगर की तरफ भी यजदान बिल्डर्स के भवनों के निर्माण की सूचना मिल रही है। दूसरी ओर एफआईआर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अलाया अपार्टमेंट की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन हुआ था, जिसे एलडीए ने निरस्त किया था। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 26 जनवरी को कौशाम्बी आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ओसा स्थित जनक दुलारे शिवदत्त महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 26 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन सेवा पर आएंगे और इसके बाद जनक दुलारी शिवदत्त महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद विभागीय परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 3:15 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा आगे के निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में आरोपी आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं और आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं है। आशीष 1 साल से अधिक समय से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। इतना नहीं, ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के अलावा आशीष यूपी भी नहीं जा सकेंगे, दिल्ली में भी नहीं रह सकेंगे। वे अंतरिम जमानत के दौरान जहां जहां रहेंगे उस पते की और संबंधित थाने की जानकारी कोर्ट को देनी होगी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाकी सभी आरोपियों की भी बेल देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की निगरानी वो खुद करेगा। ट्रायल कोर्ट को हर सुनवाई के बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 14 मार्च को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत के दौरान यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकेंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या कुछ अपडेट है इस केस से जुड़ा हुआ, क्योंकि आशीष मिश्रा को जो है जमानत मिल गई है, लेकिन ये जमानत जो है वो सशर्त दी गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 3 अक्टूबर को तिकोनिया हिंसाकांड मामला हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, जिसमें 3 किसान भी मारे गए थे। और उनके जो किसान मारे गए थे, उनको लेकर के क्रॉस केस दर्ज हुआ था। उनमें भी 4 लोगों को जमानत मिल गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से ये भी कहा है कि 4 लोगों को जो क्रॉस केस में जमानत हुई है आशीष मिश्रा की, उनको भी जमानत दी जाए, क्योंकि अंतरिम जमानत आशीष मिश्रा की सशर्त मिली है। इसमें कई चीजें हैं कि अपने आशीष मिश्रा को पासपोर्ट जमा करना होगा, और साथ ही यूपी और दिल्ली में उनको रहने की इजाजत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है। फिलहाल तो यूपी सरकार ने भी इसका विरोध किया था हाई कोर्ट में, लेकिन फिर भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जमानत आशीष मिश्रा की मंजूर कर ली है। अब ये देखा जा रहा है कि फिलहाल तो जो आशीष मिश्रा के समर्थक हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। उधर जो किसान पक्ष के लोग हैं उनके भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी भी पीट कर हत्या कर दी गई थी उसी घटना के दौरान। तो उनको भी जो जमानत, जो लोग बंद थे, उनको भी जमानत दे दी गई है। तो ये दोनों तरफ से आज जो है कहीं ना कहीं एक किसान पक्ष को गम का माहौल है कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। तो उधर उनके किसान पक्ष के प्रभाकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आशीष मिश्रा को जो है जमानत दी गई है, लेकिन ये सशर्त जमानत दी गई है। और इसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस दौरान जो है यूपी और दिल्ली से आशीष मिश्रा फिलहाल दूर रहेंगे, और जहां जहां वो रहेंगे उसका बकायदा इनको पता जो है वो कोर्ट को देना होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुशीनगर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन पडरौना रामकोला रोड पर सुसवलिया स्थित द पार्थ रिजॉर्ट होटल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 50 करोड़ से ऊपर के 6 निवेशकों का प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। जनपद में 90 से अधिक इकाइयों द्वारा 1305 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय कुमार दुबे, सांसद कुशीनगर, ने निवेशकों का उत्साहवर्धन करते हुए जनपद में उद्योग स्थापन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि सांसद विजय दुबे ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश देश का उत्तर प्रदेश बन सके, इसके लिए विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों को संचालित किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है, जिसके लिए उद्यमी भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे राज्य में अच्छा औद्योगिक माहौल विकसित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारा उत्तर प्रदेश वैश्विक स्तर पे, देश के स्तर पे कहिए, देश के स्तर पे तीसरी अर्थव्यवस्था है, और इस बार कोशिश ये की जा रही है 2023 में कि हमारी पहली अर्थव्यवस्था हो और हम अपने भारतवर्ष को 10 लाख उत्तर प्रदेश को 10 लाख बिलियन डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था दे सकें, भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन USD का हम अर्थव्यवस्था दे सकें। इसी चीज़ की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। जिले के स्वास्थ्य दृष्टि से हम इसलिए देख रहे हैं, कुशीनगर जिला गौतम बुद्ध की नगरी है और जहाँ पे इंटरनेशनल लोग भी आते हैं यहाँ पे,
कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अपना चालू है। और विकास की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से, जहां हमारे प्रदेश के सभी लोग अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में जाके निवेश की संभावना तलाश करें कि अपने प्रदेश में निवेश हो, और हमारे कुशीनगर के जिले के निवेश करने में हमारे यहाँ के उद्यमी आज जितना आगे बढ़कर अपना निवेश करने के लिए तैयार हैं, एक वातावरण उनको मिला है कि कुशीनगर जिला में निवेश और उद्योग धंधा को लाया जाएगा। तो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोग के द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, इससे निवेश की जो हमारी जो समझिए कि लगभग जो आज 2500 करोड़ की संभावना है, 2500 करोड़ के मुँह पे प्रस्तावित है। यूपी दिवस के उपलक्ष्य में ये इन्वेस्टर समिट कुशीनगर हुआ है, जिसमें हमारा टोटल इंडेंट 100 के लगभग वो है इन्वेस्टर, और जिसमें 1500 के लगभग निवेशक है, 1500 करोड़। और इसमें इंडेंट हुआ है 58 का एमओयू हो गया है, जिसका 1200 लगभग करोड़ का हुआ है। किन चीज़ों पे केंद्रित रहा है? मेन ये निवेशक हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा हुआ है, तो एथेनॉल